नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का ये सेकंड क्लास है। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, पहले जाके आप उसको देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? किसी संख्या के 15% का 40% बराबर 6 है तो संख्या क्या है? कोई भी एक संख्या है, उसका 15% के बाद 40% करने के बाद संख्या 6 आता है, तो ओरिजिनल संख्या क्या है आपको ये बताना है। पहले तो आप फ्रैक्शन वैल्यू में हमेशा इसको तोड़ना सीखिए। परसेंटेज दिया रहे उसको फ्रैक्शन में तोड़ना सीखिए। पहले आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन में आपको इसलिए हम सिखा रहे हैं ना, बाद में आपको बहुत उपयोगी होगा। अब देख लेना आगे चल के। फ्रैक्शन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 15/100 लिख सकते हैं इसको। 15/100 लिख सकते हैं। 40/100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 5 से इसको हम 3 बार में काट सकते हैं, 5 से इसको हम 20 बार में काट सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 15% को 3/20 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 20 से 2 बार में, इसको हम 20 से 5 बार में, मतलब 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। ये आपको याद होने चाहिए कि 15% को हम 3/20 लिख सकते हैं, 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या हम x ले लेते हैं, कोई भी संख्या हम x ले लेते हैं, उसका 15% यानी 3/20, 3/20 का 40%, का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। ठीक है, उसका 40%, 40% मतलब कितना? 2/5, 2/5 कितना है? 6 है। तो अब देख रहे हैं 3 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 3 3 6 से इसको हम काट दिए, यहाँ बच गया 1। तो x का वैल्यू कितना मिल गया? ये 20 25 100, उधर जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा। इसलिए x का वैल्यू 100, यानी मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू था वो कितना था? 100 था। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कोई भी संख्या x लेते, उसका 15%, उसका 15%, उसका 40% बराबर 6, यहाँ से भी आप कर सकते थे। लेकिन आपको फ्रैक्शन में तोड़ना हम इसलिए सिखा रहे हैं ना, कि जब भी आप आगे क्वेश्चन कीजिएगा तो मल्टीप्लाई जो करना पड़ रहा है ना, नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जगह सिंपल जैसे यहाँ कट गया। ठीक है, इसीलिए आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्या? चलिए सेकेंड सवाल क्या है? एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की उम्र अभी 38 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? दो लोग हैं, एक पापा जी हैं और एक बेटा जी हैं। ठीक है, बोलता है पिताजी बोलते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारे वर्तमान उम्र का था। ठीक है, यदि पिता की उम्र कितना है? 38 वर्ष है। मान लीजिए कि इनका उम्र वर्तमान में क्या है? 38 वर्ष दिया हुआ है, तो सन का उम्र वर्तमान में 19 साल होगा। समझे कैसे? कैसे 19 साल आया? अगर आप फादर का उम्र और सन का उम्र, अगर इसको x लीजिएगा तो फादर का उम्र 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा का उम्र 10 साल होगा तो पिता का उम्र 20 साल होगा। ठीक है, सन का उम्र अगर 19 साल होगा तो पिताजी का उम्र 38 साल होगा। तो 38 साल मेरा यहाँ पे दिया हुआ है।
फादर का उम्र, इसलिए सन का उम्र 19 साल हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, वर्तमान उम्र है। ये क्या है, ये तो वर्तमान उम्र है किसका, सन का वर्तमान उम्र 19 साल है। लेकिन पूछा क्या है हमसे, 6 वर्ष पहले पुत्र का आयु बताना है। ये तो वर्तमान स्थिति है, तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, 19 में से 6 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 वर्ष। 13 वर्ष पुत्र की आयु होगा, 6 वर्ष पहले 13 वर्ष का होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है किसी संख्या में 12 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाता है, उस संख्या का 75% कितना होगा। तो पहले आप जब भी फ्रैक्शन देना, परसेंटेज दे, तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 60%, 60% को आपको याद होना चाहिए, 3/5 लिखते हैं, वही कर लीजिएगा। 60/100 कीजिएगा तो 3/5 आएगा। ठीक है, 75% को आप 3/4 लिखिएगा। कैसे होगा, 75/100, 25 से 3 बार में कट जाएगा और 25 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। और कैसे आया है, 75/100 कीजिएगा, काटिएगा, ये आ जाएगा। 60/100 कीजिएगा, काटिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो याद भी होना चाहिए आपको, याद भी होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक संख्या में 12 जोड़ने पर उस संख्या में 60% का वृद्धि हो जाता है। मतलब पहले 5 था, मान लेते हैं कि कोई भी संख्या पहले 5 था, उसमें 12 जोड़ दिया तो 3 बढ़ गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि संख्या पहले 5 था। ठीक है, 60% का वृद्धि हुआ, मतलब 5 से 3 बढ़ गया, तो कितना होगा संख्या, अब हो गया, अब हो गया 8। पहले संख्या 5 था, अब संख्या 8 हो गया। कितना जोड़ने पे, 3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12, क्योंकि 12 जोड़ा गया है। ठीक है, 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ओरिजिनल संख्या क्या होगा, ओरिजिनल संख्या तो मेरा यही ना है, ओरिजिनल संख्या तो मेरा 5 ना है जी। तो ओरिजिनल संख्या मेरा 5 × 4 करने पे कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, और जो जोड़ने के बाद आया होगा कितना आएगा, 8 चौका 32। तो देख रहे हैं ना आप, तो पहले संख्या 20 था, 12 जोड़ दिए तो 32 मिल गया। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल संख्या है। अब हमको बोला है कि उस संख्या का 75% कितना होगा। तो संख्या मेरा कितना है, 20, 20 का 75% क्या होगा, 3/4। 4 से इसको हम 5 बार में काट दिए, अब 5 दिया 15, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको हम दे दें, मान लीजिए कि 60% के जगह पे आपको हम दे दें 30%, उस संख्या का मान लीजिए कि आपको निकालना है 20%, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कि 30% का वृद्धि होता है, तो 12 जोड़ने पे 30% का वृद्धि होता है, तो उस संख्या का 20% निकालना है, कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, एक गोले का त्रिज्या है, तो 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। गोले का आयतन क्या होता है, एक गोला है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है जी, आयतन यही होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो 4/3 और पाई है ना, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल मतलब बदलने वाला, आर है। आर क्या है, आर यहाँ पर रेडियस है,
ये आपका रेडियस, ये गोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है ना, इसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे आर आपका चेंज होने वाला है। आर क्यू का मतलब क्या है, आर को 3 बार लिखा गया है, 3 बार आर चेंज होता है। ठीक है, और कितना चेंज हो रहा है, 10% बढ़ा दिया गया है। क्या है, 10% बढ़ा दिया गया है। 10/100 करने के पर क्या लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, 1/10 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा पहले जो आर था वो 10 था, 1 बढ़ गया, 10 से 1 बढ़ गया, कितना हुआ, 11 हुआ। ऐसा कितने टाइम करना है, 3 बार, 1 2 3 बार करना है। पहले आर मेरा 10 था, बाद में आर 11 हो गया। पहले मेरा आर 10 था, बाद में आर 11 हो गया। ठीक है, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मेरा आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तभी तो आर क्यू मिलेगा हमको। तो 10 100 और गुना 10 कितना हो जाएगा, ये तो 1000 हो गया। 11 का क्यू कितना होता है, 11 का क्यू 1331 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्यू आपको याद होना चाहिए, कम से कम आपको 15 तक, 1 से लेकर 15 तक आपका क्यू होना चाहिए याद। ठीक है, 1000 1331 कितना ज़्यादा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो लगभग आप बोलोगे 331, क्योंकि 1000 से 1331 हुआ है, तो बोलोगे कि आप 331 बढ़ा हुआ है। कितना से, कितना से, 1000 से, इंटू 100, 2 से 2 जीरो कट गया, 331 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.1 आ जाएगा। 33.1% इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो लगभग 33% ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, वही करना है जो पिछला क्लास में किए थे। कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। x क्या है, 3 बार 10% है। ठीक है, 3 बार। तो पहले हम ये दोनों को लेते हैं, जो आएगा उसके बाद फिर 10 को और ऐड करेंगे। कितना आएगा, पुट कीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10। इसीलिए बोले थे कि आप पहले फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, और ये भी 100 और ये भी 100, एक आ जाएगा इधर से, कितना बचेगा, 21। ये तो 21% आ गया। अब इस दोनों को, यहाँ मेरा 10 बचा हुआ था, अब यहाँ पे 21 आ गया, तो अब इस दोनों को आप पुट कीजिए उस फार्मूला में, 20 और 21 को, 10 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ गया, 10 और 21 31 प्लस ये कितना जाएगा, 210। 210 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.1 मिल जाएगा आपको। कितना आ गया, ये भी आ गया 33.1%। ठीक है, ये भी वही आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पहले 10-10 करके आपको 21 पे आना पड़ेगा, 21 तो फिर दोबारा लगा के यहाँ पे आना पड़ेगा, इधर से डायरेक्ट आपका है। ठीक है, पर 10 मानिए, एक का इंक्रीमेंट 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, उसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बढ़ रहा है, 331 बढ़ रहा है। कहाँ से, 1000 से डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण का लंबाई बताना है। कोई भी एक घन है, घन मतलब क्या, क्यूब, क्यूब है एक, मान लीजिए कि एक क्यूब है, एक क्यूब है। ठीक है, इसमें आपको क्यूब कैसे बनता है, क्यूब आपका स्क्वायर के मिलने से बनता है। ठीक है, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, आप क्यूब में देखते होंगे कितने इसका साइड होता है, वो देखे हैं,
जब लूडो खेलते हैं तो उसका पासा देखे हैं ना, 1 से लेकर 6 तक उसमें काउंटिंग रहता है, यानी 6 फेस होता है। ठीक है, तो मेरा जब एक स्क्वायर का जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, यहाँ पे तो उसका ऐसे 6 साइड है, 6 साइड है, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a²। यही तो होगा। ठीक है, जो कितना दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू, यानी 6a² का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600। ठीक है, तो यहाँ से हम a² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 काट देंगे, उसके बाद ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, हमको क्या पूछा है, विकर्ण का लंबाई पूछा है, विकर्ण आपका ए पूछा है, ए लंबाई विकर्ण, ए विकर्ण कितना होता है, विकर्ण विकर्ण होता है डायगोनल, तो हम बोलते हैं डायगोनल इसका होता है, और √3a, √3a, ए का वैल्यू कितना मिला है हमको, 10, तो 10√3 इसका आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जीके। ठीक है, हमने पहले ही लिख दिया है ताकि टाइमिंग कम लगे। ठीक है, चलिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, उन्होंने वापस कर दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को। ठीक है, तो किसके विरोध में, तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ लेते हैं। कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, स्थान अमृतसर, जालियांवाला बाग था, वहाँ पे हुआ था। उससे पहले 3 दिन पहले क्या हुआ था, 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। ठीक है, इसी भीड़ पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी, बहुत भयंकर नरसंहार किया था जनरल ओ डायर। बाद में जैसी करनी वैसी भरनी वाला जो कंडीशन होता है ना, बस उसके साथ यही हुआ था। हमारे उधम सिंह थे, कौन, उधम सिंह, इन्होंने 1940 में 21 साल बाद, 21 साल बाद उसी के देश में जाके उसी के घर में उन्होंने इसका हत्या किया था, उधम सिंह, 1940 में। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। जैसे बचा हुआ ऑप्शन में काकोरी ट्रेन एक्शन, बंग भंग आंदोलन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था काकोरी ट्रेन एक्शन का, कारण ये था कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। इन्होंने किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहड़ी, इन्हीं लोगों ने मिलकर 1924 में HRA का स्थापना किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। इनका मेन काम था अंग्रेजों का बहिष्कार करना, बस एक लाइन में। इसके लिए इनको कारतूस या बंदूक का जरूरत पड़ा, बस, बट इनके लिए उसके लिए पैसे उपलब्ध नहीं थे। इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ट्रेन लूट लें। इन्होंने जो ट्रेन था काकोरी में, जो लखनऊ के पास से, उस ट्रेन को ही इन्होंने लूट लिया। ठीक है, बाद में जाके चंद्रशेखर आज़ाद को तो इन लोग पकड़ने नहीं पाए, बिस्मिल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी को बाद में फांसी अंग्रेजों ने चढ़ा दिया। ठीक है,
पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, लेकिन यूपी सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के बारे में। कब, एक डेट था 20 जुलाई 1905, जब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 20 जुलाई 1905। डेट इंपॉर्टेंट है, जितना भी डेट हम लिखे हुए हैं समझे कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेट लिखे हुए हैं। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन घोषणा किया गया। इसके विरोध में 7 अगस्त 17 या 18 दिन बाद देख रहे हैं 1905 को स्वदेशी आंदोलन बंगाल में स्टार्ट हुआ। किनके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। 1905 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाराणसी जो सेशन हुआ था 1905 में, ये भी याद रखना है कि जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। ठीक है, सब क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इन्हीं ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लिख दिए ताकि टाइमिंग कम लगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है। छुआछूत मतलब क्या, अनटचेबिलिटी इंग्लिश में। ठीक है, छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान है कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल है 17। 14 से आर्टिकल 14 to 18 क्या है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि कोई भी भारत की जनता हो उसको धर्म, जाति, लिंग के आधार पे उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्या बोला मैंने, राज्य को बताया जाता है कि आप धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 16 बताता है कि अगर एक कंपनी में मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सेम सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 को बता दिए कि छुआछूत से है, अनटचेबिलिटी से इसका रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 18 क्या से है, तो जो पहले राजा लोग उपाधि लेते थे ना कि हम छत्रप हैं, हम फलना है, हम ये है, हम वो है, तो उस उपाधि का अंत किया गया किससे, आर्टिकल नंबर 18 से। ठीक है, अभी सुनते होंगे भारत रत्न मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, वो सभी उपाधि भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 क्या है, आर्टिकल नंबर 19 से प्रेस की स्वतंत्रता, हमें बोलने का अधिकार मिला हुआ है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, 14 से 18 तक मालूम चल गया ना। 15 किससे है, आप जाति, लिंग, धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 क्या है, मेल फीमेल को सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सेम सैलरी मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 17 क्या है, छुआछूत से है। आर्टिकल नंबर 18 क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है भारत सरकार के द्वारा, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो भी पुरस्कार है उसको आर्टिकल नंबर 18 के तहत ही मिलता है। ठीक है, 19 क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता,
प्रेस की स्वतंत्रता, हमें बोलने की भी आज़ादी कौन से है, आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 19 से है। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं हम, डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन आपका के, जो के विटामिन है वो सहायक है। विटामिन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि दो विटामिन है बी और सी, जो कि आपका जल में घुलनशील है, मतलब वाटर में घुल जाता है आसानी से। ठीक है, वसा में यानी फैट में कौन कौन सा घुलनशील है? तो कीड़ा से याद रखिएगा, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा से याद रखिएगा कि वसा पूछता है कि कौन कौन सा विटामिन है जो कि फैट में यानी वसा में घुलनशील है, तो आपको बताना पड़ेगा कीड़ा। ठीक है, इस चार को ऑप्शन में से कोई भी दे देगा, मान लीजिए के दे देगा, ई दे देगा, डी दे देगा और बी दे देगा। अब पूछेगा कि कौन सा विटामिन घुलनशील है, क्या दे देगा? मान लीजिए कि दे देगा आपका विटामिन के दे देगा, ई दे देगा, ए दे देगा और बी दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, तो को पता है कीड़ा, ये तीनों में से नहीं हो सकता है, विटामिन बी बच गया जो कि जल में घुलनशील है। ठीक है, तो आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपको रासायनिक नाम पूछता है एग्जाम में कि विटामिन, कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी। क्या? रथ, रथ एक ट्रॉफी, क्या? रथ एक ट्रॉफी। आपको दिमाग में इसको बैठाना है, जैसे बैठाइए 4 बार 5 बार बोलिए, दिमाग में खुद बैठ जाएगा, रथ एक ट्रॉफी। ठीक है, रथ का मतलब क्या है? र का मतलब रेटिनॉल, का मतलब क्या? थायमीन, ए का मतलब क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, टी से क्या होगा? सॉरी, क से होगा कैल्सीफेरॉल, ट से क्या होगा? टोकोफेरॉल, एफ से क्या होगा? फ्लोकिनोन। फिर से एक बार बताते हैं, रथ एक ट्रॉफी, रेटिनॉल, थायमीन, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लोकिनोन। ठीक है, चलिए, रेटिनॉल कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, थायमीन क्या है? विटामिन बी, स्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी, टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई, फ्लोकिनोन क्या है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए से कौन सा रोग हो सकता है? कौन सा रोग? रतौंधी हो सकता है। थायमीन, विटामिन बी, बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी हो सकता है। विटामिन डी, रिकेट्स हो सकता है। विटामिन डी, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल से क्या होता है? बांझपन होता है, महिलाओं में जो जनन क्षमता है ना वो कम हो जाता है, और खून का थक्का जमना तो हो ही गया है विटामिन के से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। कल्लारी पट्टू मार्शल आर्ट कहाँ का फेमस आर्ट है? कल्लारी पट्टू केरला का, कल्लारी पट्टू मार्शल आर्ट कहाँ का है? केरला का। पंजाब का कौन सा मार्शल आर्ट है? तो गदका, GATKA, गदका मार्शल आर्ट कहाँ का है? पंजाब का। मणिपुर का कौन सा है? थांगटा। कौन सा? थांगटा। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर का है। मध्य प्रदेश का कौन सा है? मलखंभ। कौन सा? मलखंभ। ठीक है, सिलबम, सिलम्बम, सिलम्बम, ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, गतका आपको बता ही चुके हैं, और वेस्ट बंगाल का एक बता देते हैं। वेस्ट बंगाल का आपका हो जाएगा हाँ, लाठी खेला, लाठी, LA
THI, खेला। खेला हवाई दिवस कब मनाया जाता है? खेला हवाई दिवस 10 अगस्त को। ठीक है। लाठी खेला कहाँ मनाया जाता है? मनाया नहीं जाता है, मार्शल आर्ट है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल का। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। ठीक है। एक और है मर्दानी खेल। मर्दानी खेल, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का, MH। ठीक है। गदका कहाँ का है? पंजाब का। थांगटा कहाँ है? मणिपुर का। मध्य प्रदेश का कौन सा है? मलखम। केरल का कौन सा है? कलारीपट्टू मार्शल आर्ट हो गया। तमिलनाडु का क्या है? सिलंबम। वेस्ट बंगाल का क्या है? लाठी खेला। महाराष्ट्र का क्या है? मर्दानी खेल। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 मार्शल आर्ट आप याद रखिए, कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर से बता देते हैं। गदका पंजाब, थांगटा मणिपुर, मलखम मध्य प्रदेश, केरला कलारीपट्टू, सिलंबम तमिलनाडु, लाठी खेला वेस्ट बंगाल, मर्दानी खेल कहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिवरॉय हिल्स, सालेम इस्पात संयंत्र, गिंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें 4 बता दिए हैं। सिवराय हिल्स तमिलनाडु, सालेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु, गिंडी नेशनल पार्क कहाँ पे? तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे? तमिलनाडु। ठीक है। चलिए हम लिख भी चुके हैं तमिलनाडु से के बारे में। देखिए NTPC में पूछा भी है कि मामल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल उत्सव कहाँ पे? तमिलनाडु में। जलीकट्टू उत्सव कहाँ पे? तमिलनाडु में। जलीकट्टू उत्सव में जो सांड लोग लड़ते हैं ना, सांड, उनको बोला जाता है जलीकट्टू उत्सव। ठीक है। थाई पुसम त्यौहार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है थाई, ये भी पूछा हुआ है NTPC एग्जाम में। थाई पुसम त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्लासिकल डांस तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है। तमिलनाडु में कुडनकुलम तथा कल्पक्कम परमाणु संयंत्र है। कौन कौन सा है? कुडनकुलम तथा कल्पक्कम। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वहाँ का कलमकारी पेंटिंग फेमस है। तमिलनाडु का कौन सा? कलमकारी पेंटिंग फेमस है। ठीक है। नेशनल पार्क कौन सा है तमिलनाडु में? तो मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, गिंडी जो बताया आपको गिंडी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, जो कि पहले इसको अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था किसको? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। चलिए और कुछ बता देते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बता देते हैं इससे रिलेटेड। केरला, केरला के बारे में बता देते हैं आपको। केरला में क्या है? सबरीमाला माता मंदिर है, जहाँ पे मकरविलक्कू त्यौहार होता है। कहाँ पे होता है? सबरीमाला मंदिर में ही होता है मकरविलक्कू त्यौहार। यहाँ पे कल पथी रथ महोत्सव होता है। ठीक है। केरला और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो कोच्चि में। ठीक है। दोनों का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो कोच्चि में दोनों का है। किसका? केरला और किसका? केरला और, चलो चेंज कर लेते हैं, केरला और लक्षद्वीप का। ठीक है। कोच्चि में कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है? कोच्चि में ही है। यहाँ पर ही इंडियन नेवी का जो जहाज बनता है ना, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में ही बनता है। ठीक है। कार्डमम हिल्स केरला में पड़ता है। साइलेंट वैली, जिसको हम शांत घाटी के नाम से जानते हैं, केरला में है। स्पाइस गार्डन बोलते हैं, मसालों का बगीचा, केरला को ही बोलते हैं। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है? केरला में ही है। क्लासिकल डांस कौन सा है केरला का? मोहिनीअट्टम है, कथकली है। कथक यूपी का है, लेकिन कथकली कहाँ का है? केरला का है। 1921 में यहाँ पे मुपला विद्रोह हुआ था, ये भी फेमस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ का GI टैग, केरला का GI टैग से क्वेश्चन पूछता है, क्या है? पहले तो GI टैग के बारे में जानिए। GI टैग अधिनियम कब का है? 1999 का है। ठीक है। अधिनियम कब का है? 1999 का है। पहला GI टैग 2003 में मिला था। किसको मिला था? असम का चाय को मिला था। ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, असम का चाय को मिला था 2003 में।
जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। अगर एक बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो वो 10 साल के लिए वैलिड है। ठीक है। कसाबू साड़ी फेमस है केरला का, नीलाम्बो टिक केरला का, नवारा चावल केरला का, कटी उटूर मैंगो कहाँ का, केरला का, एड्योर चिल्ली कहाँ का, केरला का, वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम कहाँ का है, केरला का। मतलब एक स्कूल से एक आईएएस निकलेगा। कहाँ का टारगेट है, केरला का। टॉप सेक्स रेशियो है, टॉप सेक्स रेशियो है मतलब 1084 फीमेल पे 1000 मेल है। कितना है, 1000 मेल। ठीक है, मतलब 1000 मेल पे 1084 फीमेल है। मतलब समझ रहे हैं, एवरेज भारत में 933 या 934 फीमेल पड़ता है कितना पे, 1000 पे, ये भारत का है। लेकिन केरला में देख रहे हैं आप कि फीमेल ही ज़्यादा है मेल से। ठीक है, टॉप सेक्स रेशियो है वहाँ पे। ठीक है, मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सिरोई लिली, एक ऐसा फूल है जो केवल मणिपुर में ही उगता है। सिरोई लिली पूछता है कि ऐसा कौन सा फूल है जो केवल मणिपुर में उगाई जाती है, का नाम है सिरोई लिली। ठीक है, केबू लमजा नेशनल पार्क है जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पे है, लोकटक झील है, मणिपुर में लोकटक झील है। इसी झील पे केबू लमजा नेशनल पार्क एक तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, इसी जो केबू लामजाओ नेशनल पार्क है इसी में संगाई हिरण पाया जाता है। ठीक है, क्लासिकल डांस का है यहाँ का, तो लाई हरोबा क्लासिकल डांस है। भाषा कौन सा है, मणिपुरी। मणिपुर है तो भाषा मणिपुरी ही होगा। 1992 में 8वीं अनुसूची के अनुसार इसको जोड़ा गया था। एक कोकनी भी जोड़ा गया था, कोकनी या मणिपुरी को 1992 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपके मन पे है। चलिए आज के लिए हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।